G23 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो लेक्चरर हिस्ट्री का एक ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है G23 में, तो उसका जो स्ट्रेटजी होगी मैं डिस्कस कर देता हूं और उसी के साथ साथ आज एक पेपर पे भी डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग के बाद तैयारी करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हिस्ट्री का बहुत ही वाइड सिलेबस है। एंसेंट हिस्ट्री है, मिडवल है, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तो फिर इतना टाइम नहीं बचता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्क्रीनिंग के साथ साथ उसको भी साथ साथ तैयारी करें। तो देखिए, आपका जो बैच शुरू होगा ये होगा 29 नवंबर को ये बैच शुरू होना है। और यहाँ पर क्लास का जो टाइम रहेगा, क्लास टाइम आपका 6 to 7 PM रहेगा। क्लास आपकी लाइव होगी, लाइव क्लास से लाइव के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव नहीं जुड़ पाते, तो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होगी, और क्लास की पीडीएफ है। पीडीएफ को चाहें तो आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज। तो देखिए, अब मैं एक पेपर भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं और आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, या इसका जो राइट आंसर है वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय, ये ध्यान रखना है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं और नवप्रभात का तारा भी कहते हैं। भारत में पुनर्जागरण के पिता यही थे। ये बहुभाषीविद थे। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं निकाली, जैसे मिरातुल अखबार है। इसके साथ साथ तोहफत उल मुहिद्दीन, यानी जिसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को तोहफा, ये भी इन्होंने फारसी में लिखा। इसके साथ साथ इन्होंने संवाद कौमुदी बांग्ला में लिखी थी, जिसके माध्यम से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सती प्रथा पर रोक लगाने का जो श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 1829 में रूल नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद किया था। इन्होंने इंग्लिश में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और ब्रह्मनिकल मैगजीन भी निकाली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नाना साहब जिन्हें धोधो पंत भी कहते हैं, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था और कानपुर का नेतृत्व जब नाना साहब कर रहे थे, तो उनके एडवाइजर अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ एक क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी के साथ। अब इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन हैं और यूपी पीसीएस वाले उठाते हैं। हिस्ट्री तो वही है, लेकिन बुक्स में ऐसे क्वेश्चन जनरली हर जगह नहीं मिलते हैं। गांधी जी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो यहां पर जो नाम आता है वो शौकत अली है। शौकत अली आपने सुना भी होगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की जब डेथ हुई, तो उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, और उनके सम्मान में 1921 में तिलक स्वराज फंड का भी गठन किया गया था। यहीं पर हम देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो होम रूल शब्द होता है, ये जो वर्ड है, ये भारत की देन नहीं है ना। ये एक नाम सुना होगा आपने, रेडमंड, एक आयरिश नेता थे, उनकी देन है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्हीं की तर्ज पे भारत में इसे तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। तो देखिए, तिलक, लेकिन इनमें किसने पहले चलाया, तो ये तिलक ने चलाया था। और तिलक का जो चला था, ये 28 अप्रैल को चलाया था 1916 में। तिलक ने चलाया है यहाँ पर, और इनका केंद्र पूना था। अगर हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, तो एनी बेसेंट ने ये सितंबर में चलाया, सितंबर 1916 में चलाया, और इनका जो केंद्र था वो मद्रास था, मद्रास। जब भी आप क्वेश्चनों को पढ़ें, तो आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी लेकर चलनी है, क्योंकि फैक्ट जनरली भूल जाते हैं। फिर यहां पर दिया, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था। तो यहां पर ध्यान रखना है, एक नाम आता है शेख अब्दुल्ला, गुजरात के व्यापारी थे, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। तो
वहां पर रंगभेद की नीति थी, तो आपको याद रखना है 3 वर्ड DMP, यानी गांधी जी डी फॉर डरबन, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और मेरिट्सबर्ग में, एम फॉर मेरिट्सबर्ग, पीटर, ये लिखा है यहाँ पर में, गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे उतार दिया। गांधी जी ने इस रंगभेद की नीति को देखा और जिस उद्देश्य से आए थे उसको भूल गए और रंगभेद की नीति को मिटाने में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो देख रहे हैं आप प्री हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हड्डी के बने औजार सबसे पहले कहां से मिले थे। प्री हिस्ट्री, ठीक है ना, उसमें स्टोन एज आता है, फिर कॉपर स्टोन एज आता है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। तो हड्डी के बने औजार देखिए प्री हिस्ट्री से गिने चुने 20-25 क्वेश्चन है। वैसे मैं तो डिटेल में पूरा ही कराऊंगा आपको, लेकिन वे 20-25 क्वेश्चन भी अगर आप रट लें तो प्री हिस्ट्री और जो कॉपर स्टेज है, कॉपर स्टोन एज, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं। तो बिहार में जो चिरांद है ना, बिहार में चिरांद, यहां से हड्डी के बने औजार मिले थे, हड्डी के बने औजार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहां पर, सिंधु सभ्यता के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे, स्टूडेंट्स जनरली देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिंधु सभ्यता में क्या बताना है, इनकी साइंस टेक के बारे में बताना है, ये आपको छाटना है। तो देखिए इनका जो टाउन प्लानिंग है बहुत ही अच्छा था, टाउन प्लानिंग अच्छा था, यानी नगर नियोजन बहुत ही अच्छा है। लगता है कि वहां पर कोई म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्था काम करती होगी। तो देखिए ये टाउन प्लानिंग जो की गई, इसमें साइंस टेक का प्रयोग किया गया, तो एक ये बिल्कुल ठीक है। इनका जो प्रिय पशु है वो एक सरंगी बैल था। एक सरंगी का मतलब सिंगल हॉर्न, एक सींग निकला था, प्रिय पशु, ये भी ठीक है। इनका पूजनीय जो पशु है वो कुबड़ बैल वाला बैल था, ये भी ठीक है। इन्हें सिक्कों का ज्ञान नहीं था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर हमें साइंस टेक पूछा है, तो साइंस टेक का जो प्रयोग किया गया वो किसमें किया गया है, टाउन प्लानिंग में। यहां पर साइंस टेक प्रयोग हो रही है। वहीं पर आप देखिए पक्की ईंटों के मकान बने थे, और ईंटों में क्या होता है, ईंटों को जब पकाते हैं तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो इन्हें यह भी पता था कि कितने टेम्परेचर पे ईंटों को पकाना है, तो यहां भी साइंस टेक यूज की गई थी। ये ब्राउन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसे, कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि ये जानते थे कि 90% कॉपर में 10% टिन मिलाकर कांसा बनता है, तो वहां भी साइंस टेक का प्रयोग किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि विकल्प सारे सही थे, लेकिन साइंस टेक का संबंध किससे था ये आपको देखना है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में क्या गलत है। समुद्रगुप्त, जिसे विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है, तो क्या गलत है ये छाटना है। देखिए उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में हस्तक्षेप किया, ये बिल्कुल सही है। ये उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में हस्तक्षेप किया था, और दक्षिण भारत का जो पहला शासक है ध्रुव था, राष्ट्रकूट शासक, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। तो देखिए ये यहां पर ठीक आ रहा है, लेकिन गलत छांटना है। इसने सामंतवाद, फ्यूडलिज्म को बढ़ावा दिया। तो देखिए जैसे दक्षिण भारत में इसने 12 शासकों को पराजित किया, उनसे अधीनता स्वीकार कराई और छोड़ दिया। इसकी इस नीति को ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति और धर्म विजय भी कहते हैं, यानी उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया था, अपने अधीन किया और छोड़ दिया। तो राजा के अधीन जो राजा होता है उसको हम फ्यूडल, है ना, कहते हैं। तो देखिए ये भी ठीक है। शकों के विरुद्ध कन्योपदान की नीति अपनाई थी। अब देखिए जब ये शासन कर रहा है तो यहां पर जो पश्चिमोत्तर भारत है वहां पर शक रहते थे, तो इसने क्या किया, वहां पर कन्योपदान की नीति अपनाई थी, यानी शक नरेश को पराजित किया, उसके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि इसके ऊपर एक शर्त थोप दी कि तुम्हारे राज्य में जितनी लड़कियां होंगी विवाह से पहले तुम मेरे पास भेजोगे। समुद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए समझौते की नीति को शक नरेश तैयार हो गया। फिर वो कह रहा है इसने उत्तर भारत में गृह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। नो, ये वहां भी आ गया है, यही इसका आंसर है। ये जो नीति थी इसने दक्षिण भारत में अपनाई थी, न कि उत्तर भारत में।
इसने भारत को सेंट्रलाइज करने का प्रयास नहीं किया। भारत अभी भी डिसेंट्रलाइज रहा, इसके फिर सामंतवाद के कारण। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मौर्याद से क्वेश्चन पूछा गया है, किस अभिलेख में अशोक का नाम आया है? देखिए अशोक के बहुत से नाम, बहुत से अभिलेख मिले हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मेरा तो आईएएस ऑप्शनल प्रीलिम में सब्जेक्ट ये होता था, वहां ये क्वेश्चन बहुत पूछता था। तो अशोक के 4 अभिलेख हैं जिसमें उसका नाम आया है, उनमें है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उड़नगोलन। तो देखिए मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर और उड़नगोलन, तो 1 और 2 किस्में हैं, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लेकर चलते हैं। मौर्य काल के संदर्भ में क्या सही है ये आपको छांटना है। तो कल्चर से क्वेश्चन है यहां पर। तो इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब इनकी संस्कृति को अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो कह रहा है कि यहां सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। नो स्टूडेंट, सती प्रथा अभी तक शुरू नहीं हुई थी। देखिए सती प्रथा का फर्स्ट एविडेंस मौर्य गुप्तों का एक शासक है भानुगुप्त का एक 510 ईस्वी का एरन अभिलेख मिलता है। वहां पर सती प्रथा की पहली बार शुरुआत हुई थी, है ना। उसका एक शासक सेनापति था गोपराज भानुगुप्त का, वो एक युद्ध में मारा गया। उसकी 2 पत्नियां थी, एक के पुत्र था और एक के नहीं था। तो जिसके पुत्र नहीं था वो सती हो गई। ठीक, वो कह रहा है पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ, ये भी गलत है। इसकी पर्दा प्रथा की बेसिकली जो चरमोत्कर्ष को देखते हैं तो राजपूत पीरियड था। दिल्ली सल्तनत मुगलों में भी ये स्थिति रही, लेकिन शुरुआत गुप्तों में हुई है इसकी। फिर वो कह रहा है कि शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बिल्कुल राइट, यही इसका आंसर है, शूद्रों। देखिए समाज में अगर वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो यहां भी समाज में 4 वर्ग थे, जिनमें एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण, एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय, और एक वैश्य है, वैश्य, और एक शूद्र था, शूद्र। तो देखिए ये चारों जातियां पहले भी थी, लेकिन इसमें बदलाव की यदि बात करते हैं तो शूद्रों में हुआ है। कौटिल्य ने तो चारों जातियों को आर्य कहा है, और ये भी कह दिया कि आर्य आर्य का दास नहीं बन सकता। ठीक है, यानी सामाजिक स्थिति में यहां थोड़ा सा सुधार देखते हैं, लेकिन यहां पर बदलाव ये देखते हैं कि शूद्रों का जो कार्य था यहां पर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य था, वाणिज्य। तो इससे ये कार्य शूद्रों के थे। सेवा तो करते ही थे, लेकिन ये कार्य भी थे। इससे ये अपनी वृत्ति चलाते थे, वृत्ति, और वृत्ति का मतलब होता है वृत्ति यानी आजीविका। इससे आजीविका चलाते थे, और वृत्ति से वर्ड बना है वार्ता, वार्ता। तो देखिए यहाँ जो वार्ता शब्द है, शूद्रों के लिए वार्ता शब्द भी आया है। तो इन कार्यों को करने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 20 क्वेश्चन है ओनली। एक सैंपल आपको बताया है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, कमी मेरे अंदर मत ढूंढना, अपने अंदर ढूंढनी है। आप पेपर जब देख रहे होंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। ठीक, अभी समय है आपके पास। देखिए मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भारत में किसने पराजित किया था? देखिए क्या शानदार यहां पर नाम दिए गए हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो यहां पर 3 नाम मैंने दिए हैं, पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और भीम सेकंड। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, पहले कंफ्यूज तो आप यही हो जाएंगे। जो तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 एंड तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तो ये जो तराइन के युद्ध हो रहे हैं गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि ये कौन सा पृथ्वीराज चौहान था। तो जो पृथ्वीराज चौहान जिसने तराइन का गोरी के साथ युद्ध लड़ा, ये पृथ्वीराज थर्ड था। तो इसमें चौहान की हार हुई और इसमें चौहान की जीत हुई थी। लेकिन गोरी की भारत में 2 बार हार हुई, ये ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहले किसने पराजित किया, तो यह आंसर गलत हो जाता है। मैं मानता हूं गोरी की हार हुई थी, लेकिन 1178 में एक काशहद के मैदान में युद्ध हुआ था। गुजरात में चालुक्य शासक था, गुजरात में एक चालुक्य शासक था जिसे सोलंकी भी कहते हैं, और उसका नाम था भीम सेकंड। इसने
काशहद के मैदान में गोरी को करारी हारती थी। मूलराज सेकंड भी आता है, कई बार यहां नाम लिखा हुआ। 13 साल का बच्चा था, इसकी विधवा मां थी नायिका देवी। उसने युद्ध में अपने बेटे को कोऑपरेट किया था। तो ये इसका आंसर है। अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाए थे? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है, अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, और देवनाम प्रिय की उपाधि श्रीलंका का एक अशोक के पैरेलल शासक था तिष्य, उसकी भी उपाधि थी। लेकिन अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की और अभिलेख जो लिखवाए थे, एक शासक का नाम आता है, ईरानी शासक था वो, ईरानी, और उसका नाम था दारा फर्स्ट। इससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाए। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो दारा फर्स्ट के हैं। अब नहीं कहा जा सकता अब भारत में नहीं, वो पाकिस्तान में एरिया चला गया। अब भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। लेकिन अशोक ने इससे प्रभावित होकर, चूंकि इसने खरोष्टी लिपि में 3 अभिलेख लिखवाए थे, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नस्के रुस्तम, तो उनको पढ़ लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर एक ईरानी शासक है ना, दारा फर्स्ट। आगे देखते हैं। देखिए, गजनवी पे भारत पर 17 आक्रमण किए थे, ये स्टेटमेंट किसका है? सुनते हैं कि गजनवी ने 17 आक्रमण किए, लेकिन ध्यान रखना है, इसके 12 आक्रमण की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके समय एक इतिहासकार था, एक इतिहासकार है, उस गजनवी के समय तो नहीं है, और उसका नाम है हेनरी इलियट। तो ये हेनरी इलियट कहता है कि गजनवी ने 17 आक्रमण किए थे। अब कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग कहां से, ये यहां पर चलो मैं कर देता हूं, कहां से आया था। अब स्टूडेंट देखिए, आया था तो मैंने यहां लिखा है चीन, और ये आप जानते हैं ह्वेनसांग, जिसे युवांगचांग या प्राचीन काल के जो ट्रैवलर आए हैं उनका प्रिंस भी कहते हैं, राजकुमार भी कहते हैं। इसने अपनी ट्रेवलिंग हिस्ट्री, यात्रा वृत्तांत, सियुकी नाम से लिखा, जिसको इंग्लिश में बिल ने ट्रांसलेट किया। तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करेंगे? चीन पे निशान लगा कर आएंगे, लेकिन ये गलत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग कहां से आया था? हर्ष के दरबार। तो मैं कहानी सुनाता हूं आपको। दरअसल ये ह्वेनसांग जो है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था, और इसने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली थी। ये एक चीनी यात्री था, और चीन से ये कामरूप का एक शासक था भास्कर वर्मन इसके दरबार में आया था। और फिर भास्कर वर्मन का मैत्री प्रस्ताव लेकर ये हर्ष के दरबार में आया, हर्ष के दरबार में। और हर्ष के दरबार से ये दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश है, उनका एक शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उसके दरबार में गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्ष के दरबार से ह्वेनसांग कहां गया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। तो यहां इसका आंसर क्या हो रहा है? बी इसका आंसर हो रहा है, बी। अब 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लीजिए। कौन से, देखिए क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक, लेकिन ये मैंने मैनुअल क्वेश्चन बनाए अपने हाथ से। तो कौन सी बौद्ध संगति ऐसी थी जिसमें संस्कृत भाषा का आगमन हुआ? तो 4th बौद्ध काउंसिल हुई थी, है ना। तो इसमें जो 4th बौद्ध काउंसिल है, जो कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुई थी, किसने कराई थी? कनिष्क ने। अध्यक्ष उसके विश्वामित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसमें 4th में क्या हुआ? इसमें बौद्ध धर्म का 2 भागों में ये बटा है। एक का नाम हीनयान था, हीनयान, और एक का नाम महायान था, महायान। तो हीनयान के ग्रंथ तो पाली में है, लेकिन महायान के ग्रंथ संस्कृत में है। तो संस्कृत भाषा का जो प्रवेश हुआ 4th बौद्ध काउंसिल में हुआ था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का कौन सा क्रम सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी के देखिए उत्तर भारत के अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, जबकि दक्षिण भारत के अभियानों का उद्देश्य धन की लूट था। और दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। तो इसने दक्षिण भारत की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए
जेड, हमें क्या करना है, जेड बनाना है ऐसे, तो यहां से लेंगे। तो यहां पर क्या है, महाराष्ट्र में देवगिरी है, देवगिरी, तो इसने पहले देवगिरी को जीता, यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। फिर यहाँ क्या आता है, वारंगल, यानी तेलंगाना भी कहते हैं, और यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव सेकंड था। यहाँ पर होयसल था, होयसल, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम वीर बल्लाल था, वीर बल्लाल। और यहाँ पर पांड्य था, और पांड्य में दो भाइयों का शासन था, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी सी हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का सीक्वेंस यहाँ पर डिस्कस किया है। अब देखिए हरिपुरा कहाँ है, ये एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, हरिपुरा कहाँ। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, देखिए 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे, और इसमें राष्ट्रीय नियोजन कमेटी जेएल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी, है ना। तो ये गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। तिलक ने मराठा और केसरी पत्रों की क्रमशः भाषा क्या थी। तिलक ने दो पत्र निकाले थे, एक मराठा और एक केसरी। तिलक की दो पुस्तक और भी हैं, गीता रहस्य, और एक और भी है द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम। तो देखिए यहां कंफ्यूज हम कैसे होते हैं, ये जो मराठा है ये ध्यान रखिए, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में, और केसरी जो है ये मराठी में है, मराठी। तो इसका आंसर बी होगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। स्टूडेंट्स देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज था। नियर अबाउट 530 प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें होती थी उस समय। भारत में पुर्तगाली अभी भी बसे थे, भारत में फ्रांसीस भी थे। तो जो देसी रियासत विभाग यानी इनको भारत में मर्ज करना था, तो वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने उनकी देशभक्ति को ललकारा था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित की थी। यानी इसे हम डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं। एक्चुअली में 1946 में देखिए पाकिस्तान की मांग जो की गई थी लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद नेशनल क्विक इंडिया मूवमेंट चला, फिर कैबिनेट मिशन भारत आया, लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। जिन्ना पीएम बनना चाहते थे, नेहरू जी भी बनना चाहते थे, पीएम की पोस्ट एक थी। तो ऐसे में जिन्ना ने दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। यानी यहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो इसकी डेट क्या है, 16 अगस्त 1946। तो स्टूडेंट यहाँ पर 20 क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो कोर्स आपका बना दिया गया है, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में जीता इसकी ऐप पहले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए तो कोर्स खुल जाएगा। और उसमें 4-5 क्लास मैंने डाली हैं, पुरानी क्लास डाल दी है, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आप उसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।